दूसरों को खुद से बड़ा और ज़्यादा खुशहाल समझ लेना, क्या ये सच है या सिर्फ एक गलतफहमी? हम दूर से लोगों की चमक धमक और ऐशो आराम तो देख लेते हैं और अपनी किस्मत और भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन जिस दिन करीब जाकर उनका सच सामने आता है, उस दिन नज़र भी झुक जाती है और सोच भी बदल जाती है। आज सुनिए साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के कलम से निकली एक ऐसी कहानी जो ऊंची आवाज में तो कुछ नहीं कहती, लेकिन चुपचाप बहुत कुछ बदल देती है। तो दोस्तों, नासिर स्टोरी हब चैनल के आज के एपिसोड में सिलसिलेवार से शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है बोध एक सबक। पंडित चंद्रधर ने प्राइमरी स्कूल में मास्टरी यानी टीचर की नौकरी तो कर ली थी, किंतु हमेशा पछताया करते थे कि कहां से इस फंदे में आ फंसे। यदि किसी दूसरे विभाग में नौकरी होती तो अब तक हाथ में कुछ पैसे होते, आराम से जीवन बीतता। यहां तो महीने भर इंतजार करने के बाद कहीं 15 रुपए मिलते हैं, वो भी इधर आए और उधर गए। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। कभी कभी सोचते हमसे तो मजदूर ही अच्छे। पंडित जी के पड़ोस में 2 लोग और रहते थे, ठाकुर दुर्जन सिंह जो थाने में हेड कांस्टेबल थे और मुंशी बैजनाथ जो तहसील में क्लर्क थे। इन दोनों का वेतन पंडित जी से ज्यादा नहीं था, फिर भी उनकी जिंदगी में रौनक थी। शाम को कचहरी से लौटते तो बच्चों को मिठाइयाँ और पैसे देते। दोनों के पास नौकर थे। घर में कुर्सियां, टेबल और फर्श बिछा हुआ था। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेटकर हुक्का गुड़गुड़ाते और मुंशी जी अपने कमरे में बैठकर शराब और कबाब का मजा लेते। नशा चढ़ता तो हारमोनियम पर सुर छेड़ देते, पूरा मोहल्ला उनकी धाक से गूंजता। बनिए उनको खड़े होकर सलाम करते। बाजार में उनके लिए अलग रेट थे। 4 पैसे शेर की चीज टके में लाते और लकड़ी ईंधन तो मुफ्त में। पंडित जी उनके ये ठाट बाट देखकर जल भुन जाते और अपने मुकद्दर को कोसते। ये लोग तो इतना भी नहीं जानते हैं कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है या सूरज धरती के। पहाड़ों का तो नाम तक नहीं सुना होगा, फिर भी भगवान ने इन्हें इतनी इज्जत और रुतबा दे रखा है, वो मन ही मन सोचते। ये लोग पंडित जी पर भी बड़ी मेहरबानी करते थे। कभी सेर आधा सेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी सब्जियां। किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी ये लड़के हर वक्त खेला करते हैं, जरा इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी कहते, ये लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिए। मानो पंडित जी जैसे उनके गुलाम हैं। पंडित जी को यह सब बर्दाश्त तो नहीं होता था, पर वो मजबूर थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी कभार अचार चटनी चख लेते। केवल इतना ही नहीं, बाजार से चीजें भी सस्ती लाते। इसलिए मजबूरी में वो ये जुल्म चुपचाप सह लेते। इस गरीबी और मजबूरी से निकलने के लिए पंडित जी ने बहुत कोशिशें की। अफसरों को चिट्ठियां लिखी, उनकी चापलूसी की, पर कुछ हासिल ना हुआ। आखिरकार हार कर चुपचाप घर बैठ गए। हाँ, इतना जरूर था कि वो अपने काम में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। स्कूल समय पर जाते, देर तक रुकते और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाते। उनके अफसर उनसे खुश रहते थे। साल में कभी कभार इनाम भी मिल जाता था और तनख्वाह बढ़ाने का मौका आता तो उनका खास ख्याल रखा जाता। लेकिन इस विभाग में वेतन वृद्धि रेगिस्तान में बारिश जैसी थी, बड़े जतन से मिलती। गांव बस्ती के लोग उनसे बहुत खुश थे। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ रही थी और बच्चे तो उन पर जान छिड़कते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। चंद्रधारी को ये छोटी छोटी बातें बड़ा सुकून देती थी। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर दुर्जन सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा का प्लान बनाया। यात्रा दूर की थी। हफ्तों पहले से तैयारियां होने लगीं। बारिश का मौसम था और परिवार को साथ ले जाना मुश्किल। लेकिन उनकी बीवियां किसी कीमत पर पीछे न रहीं।
आखिरकार दोनों ने मजबूर होकर एक एक हफ्ते की छुट्टियां ले ली और अयोध्या जी को रवाना हुए। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। पंडित जी दुविधा में पड़े, परंतु जब उन लोगों ने उनका खर्च देना कबूल किया तो वे इनकार न कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा मौका छोड़ना भी मुश्किल था। बिल्हौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर आ बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। उस जल्दबाजी में मुंशी जी पहले ही निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ में थे और एक ही डिब्बे में बैठे। इस मुसीबत में कौन किसका साथ देखता है। डिब्बे में जगह की सख्त कमी थी। ठाकुर साहब के डिब्बे में सिर्फ 4 लोग थे और वो सब लेटे हुए थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वोट जाए ताकि जगह का जुगाड़ बन जाए। उन्होंने एक मुसाफिर को डांटते हुए कहा, अरे उठो भाई, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठूं? तुम्हारे लिए जगह का ठेका लिया है क्या? ठाकुर गुस्से में, हमने किराया नहीं दिया है क्या? मुसाफिर ने तबाक से जवाब दिया, जिसे किराया दिया है उसी से जगह मांगो। ठाकुर गुर्रा कर बोले, जरा होश की बात करो, इस डिब्बे में 10 लोगों की जगह है। मुसाफिर ने तंज कसा, ये तुम्हारा थाना नहीं है, जरा जुबान संभाल कर बात करो। ठाकुर बोले, तुम हो कौन? मुसाफिर ने पलटकर कहा, मैं वही हूं जिस पर तुमने जासूसी का इल्जाम लगाया था और मुझसे 25 रुपए लिए और छोड़ दिया। ठाकुर हड़बड़ाए, अरे अब याद आया, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ नरमी की थी, अगर चालान करता तो सजा हो जाती। मुसाफिर ने हंसते हुए कहा, और मैंने भी तुम्हारे साथ नरमी की, वरना एक धक्का देता तो तुम नीचे गिरते और हड्डी पसली का पता न चलता। इतने में दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर जोर से ठट्टा मारकर हंसा और बोला, क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे। मन में सोच रहे थे अगर थाने में होते तो उनकी जुबान खींच लेता, लेकिन यहां वो फंस गए थे। दोनों मुसाफिर हट्टे कट्टे थे। ठाकुर ने कहा, अरे भाई, अपना सामान संदूक नीचे रख दो, बस जगह हो जाएगी। दूसरे मुसाफिर ने चुटकी ली, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? इसमें क्या बेइज्जती है? ये थाना नहीं है जो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ठाकुर ने उसकी ओर देखा और लाचारी से बोले, तुम्हें भी मुझसे कोई दुश्मनी है? मुसाफिर बोला, जी हां, मैं तो आपके खून का प्यासा हूं। ठाकुर बोले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तेरी सूरत भी नहीं देखी। मुसाफिर ने गुस्से से कहा, आपने मेरी सूरत नहीं देखी, पर मैंने आपकी देखी है। पिछले मेले में आपने मुझे बिना वजह डंडे मारे। मैं चुपचाप तमाशा देख रहा था, पर आपने मेरा कचूमर ही निकाल दिया। मैंने चुपचाप रहकर घाव सह लिया, पर आज उसका हिसाब जरूर होगा। यह कहकर उसने पैर और फैलाए और गुस्से से ठाकुर को घूरने लगा। चंद्रधारी चुपचाप खड़े थे। डर था कि कहीं मारपीट ना हो जाए। मौका देखकर उन्होंने ठाकुर को समझाया। तीसरे स्टेशन पर ठाकुर ने अपने परिवार को दूसरी बोगी में ले जाकर बिठाया। उन दोनों ने ठाकुर का सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर उतरने लगे तो एक ने उन्हें ऐसा धक्का मारा कि वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से शिकायत करने दौड़े, पर तब तक ट्रेन ने सीटी दे दी। वो वापस चढ़ गए। उधर मुंशी बैजनाथ की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। सारी रात जाग कर काटी, पैर फैलाने तक की जगह नहीं मिली थी। उन्होंने जेब में शराब की बोतल रखी थी और हर स्टेशन पर थोड़ा थोड़ा पीते रहे। नतीजा ये हुआ कि उनका पेट खराब हो गया। उल्टियां शुरू हुईं और पेट में मरोड़ उठने लगीं। वो चाहते थे कि किसी तरह लेट जाएं, पर बैठने तक की जगह भी नहीं थी। लखनऊ तक तो किसी तरह टिके, फिर मजबूरी में एक स्टेशन पर उतर गए। खड़े होने तक की हिम्मत नहीं थी तो प्लेटफॉर्म पर ही लेट गए। उनकी बीवी घबरा गई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी, सामान उतारा
पर जल्दबाजी में उनका संदूक यानी बैग ट्रेन में ही रह गया। दरोगा जी ने अपने दोस्त को इस हालत में देखा तो वो भी उतर पड़े और समझ गए कि हजरत आज ज़्यादा ही चढ़ा ली है। लेकिन मुंशी जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। बुखार, पेट दर्द, उल्टियाँ और दस्त। स्टेशन मास्टर ने देखा तो समझा कि हैजा हो गया है। उसने हुक्म दिया, रोगी को तुरंत बाहर लेकर जाओ। मजबूरी में मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे लिटाया गया। उनकी बीवी रोने लगी। हकीम और डॉक्टर की तलाश शुरू हुई। पता चला कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है। ये सुनकर सबको राहत मिली और जान में जान आई। किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब बिल्हौर के रहने वाले हैं। दरोगा जी अस्पताल की ओर दौड़े। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, जो असल में एक कंपाउंडर थे, पर लोग आदर और सम्मान से उन्हें डॉक्टर साहब कहते थे। दरोगा जी ने सारी बात बताई और कहा, डॉक्टर साहब जरा चलकर उनकी हालत देख लीजिए। चोखेलाल ने बेरुखी और रौब से कहा, सुबह सुबह मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। दरोगा जी बोले, तो क्या मुंशी जी को यहीं ले आए? चोखेलाल ने लापरवाही से कहा, आपकी मर्जी। दरोगा जी ने भाग दौड़ करके एक डोली का इंतजाम किया और मुंशी जी को अस्पताल ले आए। जैसे ही बरामदे में कदम रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, हैजे के रोगी को ऊपर लाने की इजाजत नहीं है। पर मुंशी बैजनाथ बेहोश तो थे नहीं। आवाज सुनी तो पहचान गए और धीमे से बोले, अरे ये तो बिल्हौर के चोखेलाल है, तहसील में आते जाते देखा है। भाई मुझे पहचानते हो? चोखेलाल ने तल्खी से कहा, बहुत अच्छे से पहचानता हूं मुंशी जी। मुंशी बैजनाथ कराकर बोले, पहचान कर भी इतनी बेरुखी? मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हुआ है। चोखेलाल ने जवाब दिया, हाँ सब कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है, पहले फीस निकालो बाद में इलाज। दरोगा जी ने हैरत से कहा, अस्पताल में फीस कैसी? छोटे लाल ने तंज कसा, वैसी ही जैसे मुंशी जी तहसील में वसूलते हैं। मेरा घर बिल्हौर में है, वहां मेरी थोड़ी सी जमीन है। जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूं तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल लेते हैं। ना दूं तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फीस 10 रुपये निकालिए तो देखूं और दवा दूं, नहीं तो अपना रास्ता नाप लीजिए। दरोगा जी बोले, 10 रुपये? चोखेलाल बोले, जी हाँ, और यहाँ रुकना चाहें तो 10 रुपये रोज। दरोगा जी मजबूर हो गए। मुंशी जी की बीवी से जब रुपए मांगे गए तो उसे अपने बक्से यानी बैग की याद आई, जो ट्रेन में रह गया था। वो छाती पीटने लगी। ठाकुर के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये जुटाकर चोखेलाल को दिए गए। दवा मिली, पर दिन भर कोई फायदा ना हुआ। रात को थोड़ी तबीयत सुधरी। अगले दिन फिर दवा चाहिए थी। मुंशी जी की बीवी का एक गहना जो 20 रुपये से कम का न था, बाजार में बेचा गया, तब काम चला। चोखेलाल को दिल ही दिल में खूब गालियां दी गईं। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर जगह की तलाश की गई। पांडव के घर जगह न थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी, पर कहीं ठिकाना ना मिला। आखिर में यह फैसला हुआ कि किसी पेड़ के नीचे ही डेरा जमाना चाहिए। लेकिन जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं यात्री पड़े मिलते। सिवाय खुले मैदान में और रेत पर पड़े रहने के अलावा और कोई तरीका ना था। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए और लेटना पड़ा। इतने में बादल घिराए, बूंदें गिरने लगीं, बिजली चमकने लगी। गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे, लड़के रोते थे, औरतों के कलेजे कांप रहे थे। अब यहां ठहरना मुश्किल था, पर जाएं तो जाएं कहां। अचानक एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता दिखाई दिया। वो करीब पहुंचा तो पंडित जी ने उसे देखा। चेहरा जाना पहचाना लगा, पर याद ना आया कि कहां देखा है। पास जाकर बोले, भाई साहब, यहां यात्रियों के लिए कोई जगह मिल सकती है? वो आदमी रुका, चंद्रधारी को गौर से देखा और बोला, आप पंडित चंद्रधारी तो नहीं हैं? चंद्रधारी खुश होकर बोले, हाँ हाँ, मैं वही हूं। आप मुझे कैसे जानते हैं?
उस आदमी ने इज्जत से पंडित जी के पैर छुए और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बिल्हौर में डाक मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों आपकी सेवा में पढ़ता था। पंडित जी की याद ताज़ा हो गई और बोले, ओहो, तुम ही हो कृपा शंकर। तब तो तुम बहुत दुबले पतले थे। कोई 8-9 साल हुए होंगे। कृपा शंकर बोला, जी हाँ, 9वां साल है। मैंने वहाँ से आकर एंट्रेंस पास किया। अब यहाँ नगर पालिका में नौकर हूँ। कहिए, आप तो ठीक है ना? बड़ा सौभाग्य है गुरुदेव कि आपके दर्शन हो गए। पंडित जी बोले, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तुम्हारे पिताजी अब कहाँ हैं? कृपा शंकर बोला, उनका तो देहांत हो गया। माता जी हैं। आप यहाँ कब आए? पंडित जी बोले, आज ही आया हूँ। पंडों के घर जगह नहीं मिली तो मजबूरी में यहीं रात काटने का सोचा। कृपा शंकर ने पूछा, बच्चे भी साथ हैं? पंडित चंद्रधारी बोले, नहीं, मैं अकेला हूं, पर ठाकुर जी और मुंशी जी साथ हैं। उनके परिवार के लोग भी हैं। कृपा शंकर बोला, कुल कितने लोग होंगे? पंडित जी ने संकोच करते हुए कहा, 10 लोग हैं, पर थोड़ी सी जगह में ही गुजारा कर लेंगे। कृपा शंकर बोला, कैसी बातें करते हैं साहब, बहुत सी जगह लीजिए। मेरा बड़ा सा मकान खाली पड़ा है। चलिए, आराम से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपने गुरु की कुछ सेवा करने का मौका तो मिला। कृपा शंकर ने कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने फटाफट चारपाइयां बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगीं। कृपा शंकर हाथ बांधे नौकर की तरह भाग रहा था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी हमदर्दी ने सबका दिल जीत लिया। बाकी सब लोग तो खा पी कर सो गए, लेकिन पंडित चंद्रधारी को रात भर नींद नहीं आई। उनका मन इस सफर की घटनाओं पर विचार कर रहा था। ट्रेन की झड़प, अस्पताल की सख्ती और लूट खसोट, और उनके सामने कृपा शंकर की मेहरबानी और हमदर्दी। उन्हें पहली बार अपने मास्टरी के पेशे पर गर्व महसूस हुआ। पंडित जी को आज इस टीचर के पद की महानता मालूम हुई और अपने काम की अहमियत समझ में आई। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे। कृपा शंकर ने उनकी हर जरूरत पूरी की, धाम के दर्शन करवाए। तीसरे दिन जब जाने का वक्त आया तो कृपा शंकर उन्हें स्टेशन तक पहुंचाने आया। ट्रेन की सीटी बजी तो उसने आंसू भरी आंखों से पंडित जी के पैर छुए और बोला, गुरुजी, कभी कभी अपने शिष्य को याद कर लिया कीजिए। घर लौटने पर पंडित चंद्रधारी पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने फिर कभी दूसरे विभाग में जाने की कोशिश नहीं की। उन्हें अपने काम में सुकून मिलने लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।